Hello student, today we will discuss about the types of members in a class. So let us start. Types of members in a class. देखिए हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात की थी, और जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात की थी तो वहाँ पे होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्लासेस को डिफाइन करते हैं और किस प्रकार से उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो तो हम लोग खैर अभी आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं या इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट और क्लासेस होते क्या है उनके बारे में हमने बात की थी। अब हमें पढ़ना है कि जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं किसी क्लास के अंदर वो किस टाइप के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। डेटा मेंबर्स इन अ क्लास में बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। किसी क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्टांस मेंबर और वी कैन से ऑब्जेक्ट मेंबर। These members are created for every object of the class that is replicated with the object. They are declared without static keyword. देखिए एक तो होता है इंस्टांस मेंबर या जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट मेंबर भी बोलते हैं। These members are created, ये जो मेंबर होते हैं for every object of the class. ये जो मेंबर होते हैं ये हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या होते हैं, किसी भी क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये उसके साथ क्रिएट हो जाते हैं। रेप्लिकेटेड विद द ऑब्जेक्ट, जो कि उसी ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, इनके साथ हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, क्रिएट होते चले जाते हैं या रेप्लिकेट होते चले जाते हैं। फिर उसका एक और होता है मेंबर्स। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो सेकंड टाइप का जो मेंबर होता है वो होता है स्टैटिक मेंबर, जिसे हम लोग क्लास मेंबर भी बोलते हैं। दिस मेंबर्स दैट इज डिक्लेयर्ड वंस फॉर ईच क्लास एंड ऑल ऑब्जेक्ट शेयर दिस मेंबर्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये एक ऐसा मेंबर होता है जो कि एक बार पूरी क्लास के दौरान में केवल एक बार डिक्लेयर होता है, और जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट इसी मेंबर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओनली अ सिंगल कॉपी इज मेंटेन इन द मेमोरी, और इसकी केवल और केवल एक सिंगल कॉपी बनती है। अगर सिंगल कॉपी बन रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको सभी जितने भी डेटा मेंबर होंगे वो सारे डेटा मेंबर क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। These are declared with the static keyword, और इसी के कारण इसके साथ आगे क्या लिखा जाता है, स्टैटिक कीवर्ड लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक होता है इंस्टांस मेंबर और एक होता है स्टैटिक मेंबर। तो जब इंस्टांस मेंबर हम लोग क्रिएट करते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट के साथ उतने मेंबर्स क्रिएट होते चले जाते हैं। और अगर स्टैटिक मेंबर हैं तो स्टैटिक मेंबर जो होते हैं वो केवल एक ही बार पूरी क्लास में केवल एक ही बार जितने ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट में वो केवल एक बार ही क्रिएट होगा, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसी मेंबर को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो उसकी एक सिंगल कॉपी बनती है मेमोरी के अंदर, और इसी कारण से उसको स्टैटिक भी कहा जाता है, या उसके आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट, ये एक क्लास बना रखी है जिसका जो नाम है, उस क्लास का नाम टेस्ट है। उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। पहला जो वेरिएबल है वो x है जिसका जो कि डेटा टाइप क्या है, इंट। दूसरा वेरिएबल y है जिसका डेटा टाइप इंट है अगेन, और तीसरा वेरिएबल भी इंट है जिसका नाम z है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ नोटिस करें तो स्टार्टिंग के जो 2 कीवर्ड है या स्टार्टिंग के जो 2 डेटा मेंबर है उनके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, और जो तीसरा डेटा मेंबर है उसके आगे स्टैटिक लिखा है। मतलब स्टार्टिंग के जो 2 डेटा मेंबर है वो इंस्टांस मेंबर है, जबकि लास्ट वाला जो है वो स्टैटिक मेंबर है। तो लास्ट वाले को जो कि स्टैटिक मेंबर है उसको क्लास मेंबर भी कहा जाता है, और बाकी के जो ऊपर के 2 है उन्हें इंस्टांस मेंबर या ऑब्जेक्ट मेंबर भी कहा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग स्टैटिक मेंबर यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी कोई कॉपी नहीं बनेगी, उसका जो भी डिक्लेरेशन है वो एक बार होगा पूरे थ्रू आउट द क्लास, और उसी सिंगल कॉपी को ही बाकी के सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं। इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो क्लास है वो क्या है, ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ये क्लास के अंदर मेंबर को क्या किया गया है, टेस्ट नाम की एक क्लास है, और उसके अंदर जेड नाम का एक वेरिएबल है जो कि स्टैटिक मेंबर है। अब अगर जेड स्टैटिक मेंबर है और एक्स और वाई क्या है, स्टैटिक मेंबर नहीं थे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जेड एक्स और वाई स्टैटिक मेंबर नहीं है, जबकि जो जेड है वो स्टैटिक मेंबर है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं
तो क्लास तो डिफाइन हो जाती है। लेकिन जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब हम लोग ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल, मतलब यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर एक्स और वाई दो जो वेरिएबल हमने क्लास के अंदर लिए थे वो एक्सेस किए जा सकते हैं, उनकी एक अलग कॉपी बन जाती है, रेप्लिकेट, उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन जेड का नहीं हो पाता। तो ए क्या कर सकता है, जेड को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसकी एक सिंगल कॉपी जो बनी होती है उसको शेयर करना होता है, वो यहाँ पर अलग से जेड की नई कॉपी या नई रेप्लिकेशन नहीं क्रिएट करता। वैसे ही बी जो ऑब्जेक्ट है वो भी, उसके लिए भी एक्स और वाई की अलग रेप्लिका बन जाती है, लेकिन जेड की रेप्लिका नहीं बन पाती। और अगर वो जेड को एक्सेस करना चाहता है तो जेड को वो शेयर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए खुद की अपनी पर्सनल कॉपी नहीं बना सकता। सेम कंडीशन सी के साथ होती है। सी भी एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर भी एक्स और वाई की रेप्लिका बन गई, लेकिन जेड की रेप्लिका नहीं बनी है। तो जेड जो है उसके सिंगल कॉपी को सी केवल शेयर कर सकता है, लेकिन उसकी रेप्लिका अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये कंसेप्ट होता है कि हम लोग जब कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर मेंबर्स के भी टाइप होते हैं। पहला होता है इंस्टांस मेंबर और दूसरा होता है स्टैटिक मेंबर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। अ क्लास इटसेल्फ डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। जब हम लोग कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास कभी भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, वो केवल एक ब्लूप्रिंट होता है। इट इज़ डिफाइंड अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट ओनली। जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी हम लोग कोई क्लास को डिफाइन करते हैं तो क्लास कभी भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती मेमोरी के अंदर, वो एक केवल ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। अब जितने ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे उतने ब्लूप्रिंट उसी हिसाब से क्या होगा, मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होती चली जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंस्टांशिएटेड देन इट ऑक्यूपाइज स्पेस इन द मेमोरी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होती चली जाएगी। और वो जो स्पेस होगी उसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी क्लास का ब्लूप्रिंट कितना बड़ा है। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग स्टेप। अगर आपको कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू डिक्लेरेशन। आपको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन करना होगा। ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड लाइक एन ऑर्डिनरी वेरिएबल यूजिंग क्लास नेम एज डेटा टाइप। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं या करना चाहते हैं तो इसको डिक्लेयर करने की प्रोसेस सेम वैसी ही है जैसे हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके डेटा टाइप के साथ। जैसे हम कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके आगे उसका डेटा टाइप लिखते हैं, वैसे ही आप ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे और उसके आगे क्लास नेम को एज अ डेटा टाइप यूज़ करेंगे। फिर सेकंड होता है इंस्टांशिएशन। एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टांशिएटेड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना चाहते हैं, अलोकेट करना चाहते हैं, तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होगा। द न्यू ऑपरेटर इनिशियलाइजेशन, द न्यू ऑपरेटर फॉलोड बाय अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर मेथड। अब जो न्यू ऑपरेटर होता है वो हमेशा किसी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेथड हैविंग सेम नेम एज क्लास। यहाँ पे जो मेथड होती है उसी नाम से क्या होता है, क्लास क्रिएट हो जाती है। इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। और इसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। देखिए इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आप लोग जल्दी समझ पाएंगे। स्टूडेंट क्लास का नाम है और उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया एक्स। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्स ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। ये अभी डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी जब हम लोग जावा पढ़ रहे थे तो मैंने तब भी आपसे ये बात बोली थी कि कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको उसको डिक्लेयर करना होगा। बिना डिक्लेयर किए आप किसी भी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो कि स्टूडेंट टाइप का है। अब उसको हमें मेमोरी एलोकेट करना है। हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं, मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं। तो x इक्वल टू न्यू और फिर स्टूडेंट लिखेंगे, क्योंकि x को मेमोरी एलोकेट हो, कितनी मेमोरी एलोकेट हो, जितने साइज स्टूडेंट नाम के ब्लूप्रिंट की है या क्लास की है। तो उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड लिखना होगा। न्यू कीवर्ड के बाद हम लोग लिखेंगे वापस से क्लास का नाम और उसके आगे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, x इनिशियलाइज हो जाएगा और x इनिशियलाइज हो जाएगा तो x को उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जितनी की मेमोरी क्लास की दी गई है या क्लास के अंदर वेरिएबल
या जो डेटा मेंबर है लिखने में लगी है। अब ये या तो आप इन 2 स्टेप्स को लिख लीजिए, और इन 2 स्टेप को नहीं लिखना चाहते तो आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एग्जांपल्स, बहुत इजी एग्जांपल है, आप अगर ध्यान से देखें तो आराम से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास डिफाइन कर रहे हैं। जब हम लोग क्लास डिफाइन करते तो ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता मेमोरी के अंदर, ये केवल एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है, और इस ब्लूप्रिंट को हम बना के रख देते हैं और फिर इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन की, और क्लास डिफाइन करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड, पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक कीवर्ड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये जो क्लास है पब्लिकली यूज़ की जा सकती है, दूसरी क्लास में भी, दूसरी क्लास डेफिनेशंस में भी, या दूसरे ऑब्जेक्ट भी इसके क्रिएट किए जा सकते हैं। फिर क्लास नेम हमेशा लिखना होता है, सॉरी क्लास कीवर्ड हमेशा लिखना होता है, और उसके बाद जिस नाम से आप क्लास बना रहे हो उसका नाम आपको लिखना होता है। यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक क्लास सिटी। अब इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स है वो हो गया एक तो स्ट्रिंग इसका डेटा मेंबर हो गया, ये डेटा टाइप कहलाएगा, और नेम क्या कहलाएगा, वेरिएबल नेम। उसके बाद लॉन्ग अगेन क्या है, डेटा टाइप है, और पॉपुलेशन क्या है, उसका वेरिएबल जो भी हमने नाम दिया है वो है। तो ये 2 डेटा मेंबर हो गए, और ये 2 डेटा मेंबर्स का यूज़ हम लोग करते हैं हमारे जो मेथड्स होती है उसके अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेथड मेंबर्स की। तो वॉइड डिस्प्ले जो है ये मेथड मेंबर हो गई, और इसके अंदर हमने 2 कमांड लिखी है या 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, system.out.println सिटी नेम प्लस नेम। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऊपर हमने डेटा मेंबर यूज़ किया था उस डेटा मेंबर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। system.out.println पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन वाला जो डेटा मेंबर हमने ऊपर यूज़ किया है उसको यहाँ पे प्रिंट करने की हम लोग यहाँ पे उसका काम कर रहे हैं। अब जब यूज़र इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ऑब्जेक्ट में जब नेम में कोई वेरिएबल, नेम नाम की वेरिएबल के अंदर जब कोई वैल्यू देगा तो, और उसके बाद और पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की वैल्यू देगा, और फिर उसके बाद जब डिस्प्ले मेथड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करेगा तो क्या होगा, नेम और पॉपुलेशन प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस किया जाएगा। सबसे पहले लिखा है प्राइवेट वॉइड जे बटन एक्शन परफॉर्म। ये हमने एक जे बटन ले लिया और इसके ऊपर हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा सिटी एक्स इक्वल टू न्यू सिटी, और ये हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय आपको हमेशा याद रखना है जो क्लास का नाम होता है उसी के नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। एक्स यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका डेटा टाइप क्या है, सिटी है। मतलब एक्स के अंदर मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमने आगे क्या लिखा है, इक्वल टू न्यू सिटी और पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और उसका डेटा टाइप कैसा है, सिटी टाइप का है। और सिटी टाइप का उसका डेटा टाइप है, मतलब उसके अंदर स्ट्रिंग एक नेम नाम का वेरिएबल आ गया, पॉपुलेशन नाम की वेरिएबल आ गया, और वॉइड डिस्प्ले नाम की मेथड आ गई है। लेकिन अब हमें इसको क्या करना है, स्पेस अलोकेट करना है। तो स्पेस अलोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, और आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, न्यू सिटी, और उसके बाद फिर पैरेंथेसिस। तो इस प्रकार से लिखने से क्या होगा कि जो x नाम के वेरिएबल पर जो कि एक ऑब्जेक्ट है, न्यू सिटी जो कि एक ब्लूप्रिंट था, उतना स्पेस x को मिल जाएगा। अब x डॉट नेम, x के अंदर एक वेरिएबल है नेम, तो अगर उस नेम को हमें मेंशन करना है, उसको हमें यूज़ करना है, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x डॉट नेम, और उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग डाल देंगे जयपुर। अब ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। फिर वैसे ही उसके अंदर जैसे क्लास के अंदर हमने पॉपुलेशन कीवर्ड, पॉपुलेशन वेरिएबल यूज़ किया है, तो पॉपुलेशन के अंदर वैल्यू अगर हमें डालना है तो उसको लिखेंगे x डॉट पॉपुलेशन। यहाँ पे x डॉट लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये नेम कौन सा है, x जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका नेम है। पॉपुलेशन किसकी है, तो x नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसकी पॉपुलेशन की बात हो रही है, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल दी। अब फाइनली मुझे क्या करना है, इन वैल्यू को प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर सिटी डिटेल। अब जब सिटी डिटेल लिखेंगे तो ये तो स्टेटमेंट एज इट इज हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा,
लेकिन फाइनली जब मुझे इन दोनों वैल्यू को शो करना है तो मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगा या कौन सी मेथड कॉल करूँगा। तो जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड को कॉल किया जाता है x.display। और जैसे मैं लिखता हूँ x.display, तो ये जो डिस्प्ले मेथड है ये कॉल हो जाएगी और इसके अंदर जो लाइनें लिखी है वो एक्टिवेट होकर हमें प्रिंट होकर दिखाई देगी, मतलब ये डिस्प्ले में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग डिक्लेयर करके एक्सेस कर सकते हैं। तो और इसके पीछे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो सारी स्टेप्स के पीछे डबल स्लेश में कुछ लाइनें लिखी गई है। तो ये डबल स्लेश का यूज़ हम लोग करते हैं एज अ कमेंट्स। मतलब अगर हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जैसे सिटी x इक्वल टू न्यू सिटी और फिर पैरेंथेसिस है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट x ऑफ क्लास सिटी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसका नाम x है, जो कि कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिटी को। फिर x डॉट नेम इक्वल टू जयपुर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिंग डेटा मेंबर ऑफ x। यहाँ पर x ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है नेम, उसको एक्सेस किया जा रहा है। फिर x डॉट पॉपुलेशन इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ पर 10 लाख जो लिखा है या 1 लाख जो भी है, 1 लाख है, 1 लाख जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से डेटा मेंबर एज अ एक्सेस हो रहा है किसका, ऑब्जेक्ट x का। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की। तो यहाँ पर सिटी डिटेल क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। और उसके बाद x डिस्प्ले मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या कर पा रहे हैं, जो मेथड है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अंडरस्टैंडिंग मेथड्स की। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड्स क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा और उसका बिहेवियर कैसा होगा। हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मेथड जो रिप्रेजेंट करती है उसे फंक्शंस भी कहा जाता है। यू कैन क्रिएट हिज ऑन मेथड्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हमारी खुद की मेथड्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसे यूज़र डिफाइंड मेथड कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम रेडी टू यूज़ लाइब्रेरी मेथड इन जावा, जबकि जावा हमें खुद भी रेडी टू यूज़ लाइब्रेरी मेथड प्रोवाइड करता है। और ये जो लाइब्रेरी मेथड्स होती है इन्हें हम लोग लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग इन मेथड्स को लेकर यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग एडवांटेजेस डिस्क्राइब दैट वाई वी यूज़ मेथड्स। कुछ नीचे दो कारण लिखे हुए, 2 एडवांटेजेस है जिसके कारण हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं। तो हमें क्या प्रॉफिट होगा या इनको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। टू कोप विद द कॉम्प्लेक्सिटी, व्हेन अ प्रोग्रामिंग टास्क बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिग इन साइज, it is broken into smaller and manageable modules methods. These modules can be easily designed and maintained. देखिए जब प्रोग्राम हम लोग कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो वो एप्लीकेशन काफ़ी लेंदी होती चली जाती है। और जब वो लेंदी होती है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। और जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसमें कोडिंग को समझ पाना या कोडिंग कर पाना बहुत टिपिकल हो जाता है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स लिखते हैं और उस मेथड्स को हम लोग, मतलब एक जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में, छोटे छोटे प्रोग्राम में ब्रेक कर देते हैं। और उनको जब अलग अलग प्रोग्राम में ब्रेक करते हैं तो उन्हें हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं या मेथड्स बोलते हैं। और इन मेथड्स को, इन मॉड्यूल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, इजीली इनको मेंटेन भी कर सकते हैं। वैसे ही जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। वंस द मेथड इज इम्प्लीमेंटेड इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम व्हेन नीडेड। अब जब हम लोग अलग अलग मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने किसी एक बड़े से टास्क को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया है, तो उसको हम लोग जब अलग अलग मेथड्स में डिवाइड कर देते हैं, वही मेथड अब अगर हमें बार बार यूज में आ रही है तो हम उस मेथड को कहीं से पूरे प्रोग्राम में कहीं पर से भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उस मेथड को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। दिस सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट्स, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो टाइम है और जो एफर्ट्स है वो बच जाते हैं और हम लोग बार बार कोडिंग लिखने से बच जाते हैं। हमारे प्रोग्राम की जो लेंथ है वो भी छोटी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी मेथड लाइक math.sqrt इज अवेलेबल एज रेडी टू यूज मेथड विच कैन बी यूज एनीवेयर इन द एप्लीकेशंस। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर जो जावा की लाइब्रेरी है उसके अंदर math.sqrt करके एक फंक्शन होता है और ये जो फंक्शन होता है ये मैथ क्लास जो पैकेज होता है उसके अंदर ये फंक्शन
या ये मेथड प्री डिफाइंड मेथड है जिसका यूज़ हम लोग पूरे प्रोग्राम में या पूरे जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। ये रेडी टू यूज़ मेथड होती है जिसको हम लोग एप्लीकेशन में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। तो इस कारण से हमें मेथड लिखना चाहिए और मेथड का यूज़ करना चाहिए। ये दो मेन रीज़न थे। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिफाइन अ मेथड। इसको हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हाउ टू डिफाइन अ मेथड। अ मेथड मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट्स यूज़। जब भी हम लोग कोई मेथड को डिफाइन करते हैं मतलब यूज़ करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें उसको डिफाइन करना होता है। द मेथड ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लास। मेथड हमेशा किस में होती है? क्लास के अंदर होती है। अ जावा प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन मेथड फ्रॉम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले शॉर्ट में बता दूँ कि जैसे हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि क्लास को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। फिर हमने ये देखा था कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन किस प्रकार से दी जाती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि मेथड को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अब मेथड को अगर डिफाइन करना है तो मेथड को हम लोग फंक्शंस भी बोलते हैं। अगर आपने C++ पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर मेथड को, जैसे अपन जावा में मेथड बोलते हैं, C++ में उसको फंक्शंस बोलते हैं। तो फंक्शन और मेथड एक ही बात होती है। तो अगर हम लोग कोई मेथड या कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं जावा के अंदर तो हमें उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सडनली मैं मेथड का नाम लिख दूँ और उसको यूज़ करना चालू कर दूँ। जावा उसमें एरर देगा। आपको अगर कोई मेथड यूज़ करना है तो आपको उसको क्या करना होगा? पहले डिफाइन करना होगा। द मेथड ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लास। मेथड हमेशा किसके अंदर होगी? क्लास के अंदर होगी। मतलब जितने भी मेथड मेंबर, जैसे हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था क्लास की डेफिनेशन, क्लास में दो टाइप के मेंबर्स थे, एक था आपका डेटा मेंबर और एक था मेथड मेंबर। तो जो मेथड मेंबर है वो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि मेथड जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे तो वो किसके अंदर होगा? क्लास के अंदर होगा। अ जावा प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन मेथड फ्रॉम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। जावा के अंदर हमेशा कम से कम एक मेन मेथड होती है जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ द डिफाइनिंग मेथड इज एज। अब देखिए नीचे ये जो ब्लू कलर में जो लिखा है ये पूरा सिंटेक्स कहलाता है किसी मेथड को डिफाइन करने का। यहाँ से लेकर ये जो लिखा हुआ है ये पूरा कहलाता है मेथड को डिफाइन करने का स्ट्रक्चर या सिंटेक्स। तो सबसे पहले इसमें आता है एक्सेस स्पेसिफायर, फिर आता है रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम लिखना होता है, फिर उसके अंदर पैरामीटर्स पास करना होते हैं और फिर उसका ब्लॉक होता है। और ब्लॉक में हम लोग उसको जनरली बॉडी ऑफ द मेथड बोलते हैं या स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की। ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? इट स्पेसिफाइड द एक्सेस टाइप में बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। देखिए लास्ट जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने कुछ क्लास का नाम लिखा था। क्लास के नाम के आगे मैंने आपको बताया था कि हम लोग पब्लिक लिखते हैं या प्राइवेट लिखते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट या पब्लिक करते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक करने का फंडा आपको वहीं से समझ में आया होगा कि हम लोग कोई भी मेथड या कोई भी फंक्शन हम जब क्रिएट करते हैं तो उसके आगे हमें एक्सेस स्पेसिफायर लिखना होता है। एक्सेस स्पेसिफायर आपको ये बताता है कि जो मेथड आप लोग लिख रहे हैं वो केवल उसी क्लास में एक्सेसिबल है या दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल है या मेन प्रोग्राम में भी एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर को पब्लिक कर रखा है तो उस क्लास को कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपने उसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है तो वो उसी पैकेज में कहीं पर यूज़ हो सकती है। प्राइवेट किया हुआ है तो उस कंडीशन में वो केवल उसी क्लास के अंदर यूज़ की जा सकेगी। तो यहाँ पर हमें जो भी मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं उसके आगे हमें एक्सेस स्पेसिफायर लिखना होता है ताकि हम लोग ये बता सकें कि पर्टिकुलर जो मेथड है वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है। उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है? रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या बताता है? स्पेसिफाइज द रिटर्न डेटा टाइप लाइक इन, फ्लोट एक्सेट्रा। हाँ, यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होता है किसी मेथड के आगे रिटर्न टाइप लिखने से मतलब होता है कि वो फंक्शन हमें किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा।
रिटर्न करेगा मतलब वो फंक्शन जब परफॉर्म हो जाएगा, उससे जब टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो आउटपुट में हमें किस टाइप की वैल्यू फाइनली मिलेगी। वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, या कोई दूसरा डेटा टाइप भी हो सकती है। वॉइड इज यूज व्हेन नथिंग इज टू बी रिटर्न, और जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना होती, मतलब हमें उस फंक्शन का आउटपुट उसी फंक्शन में शो करना होता है, वहाँ से कोई वैल्यू मेन फंक्शन की तरफ रिटर्न नहीं करना होती, तो उस कंडीशन में हम लोग वॉइड का यूज़ करते हैं। वॉइड लिख देने से क्या होता है, किसी मेथड के आगे अगर वॉइड लिखा है तो इसका मतलब है कि वो मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। उसके बाद आता है मेथड नेम। इट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द मेथड एंड मस्ट बी वैलिड जावा आइडेंटिफायर्स। अब जब अगर हम लोग बात करते हैं मेथड नेम की, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जनरली जो फंक्शन बना रहे हैं या जो मेथड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो मेथड का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। मेथड का नाम हमेशा ऐसा एज अ आइडेंटिफायर यूज़ होता है जिससे हमें नाम पढ़कर भी समझ में आए कि वो मेथड या वो फंक्शन करेगा क्या। क्योंकि हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल लेते हैं, जितने भी हम लोग मेथड्स लेते हैं, उनमें नाम, उनका जो आइडेंटिफिकेशन, जो भी हम आइडेंटिफायर हम लोग जो देना चाहते हैं, वो जनरली ऐसा दिया जाता है जिसको पढ़कर समझ में आए कि वो मेथड क्या करने वाली है। लास्ट है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या होता है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। इन्हें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है, या फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है, या आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। विच आर यूज टू कैच द वैल्यू व्हेन मेथड इज इन्वोक्ड। ये हम लोग जब पास करते हैं तो इसके अंदर लिखी गई वैल्यू को कैच किया जाता है, मतलब जो भी मेथड अपन ने बनाई है, डिफाइन की है, उस मेथड द्वारा यहाँ पे जो पैरामीटर पास किए जाते हैं वो फंक्शन द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं जब भी मेथड क्या होती है, इन्वोक्ड होती है, जब भी एक्टिव होती है। ऑल्सो मेथड में हैव नो पैरामीटर्स। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ मेथड के अंदर हमें पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कुछ मेथड्स के अंदर पैरामीटर लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब एक एग्जांपल अपन देखते हैं, उस एग्जांपल से आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे कि मैं आपको मेथड मतलब क्या होता है और क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब मेथड कैन बी कॉल्ड बाय इट्स नेम एंड पैरामीटर्स वैल्यूज इफ एनी in any other method or event method of JButtons, a method can be defined and called as। देखिए यहाँ पर अगर मैं मेथड का एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी मेथड है उसको उसके नाम से कॉल किया जाता है और उसके अंदर जो पैरामीटर्स गिवन होते हैं उसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको कॉल किया जाता है। अब पैरामीटर का होना या नहीं होना दोनों हो सकता है। मतलब अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि कोई मेथड जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर पैरामीटर पास करना हमेशा कंपलसरी नहीं होता। आपको अगर वैल्यू पास करना है तो आप कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेथड कैन बी डिफाइंड एंड कॉल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन है या एक फंक्शन है वाइड प्राइवेट वाइड JButton1 एक्शन परफॉर्म। मतलब यहाँ पे अपन ने एक कंपोनेंट लिया हुआ है JButton और उस पर जब क्लिक होगा तो एक एक्शन परफॉर्म होगी, और वो एक्शन क्या होगी वो बताने के लिए ये अपन ने क्या किया है, एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें अपन ने 4 वेरिएबल ले लिए ABCD, और इन चारों वेरिएबल का जो टाइप है वो कैसा है, इंटीजर। A के अंदर अपन ने 4 डाल दिया, B के अंदर अपन ने 6 डाल दिया। अब यहाँ पे सम नाम की मेथड कॉल हो रही है। अब ये जो सम नाम की मेथड है और इसमें हम लोग 2 वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो इसको एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाएगा। A की जगह कितना जाएगा 4, B की जगह जाएगा 6। जैसे ही हमने ये मेथड कॉल की, ये फंक्शन कॉलिंग कहलाता है, और यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो सीधे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और जैसे ही हमारा फंक्शन यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर जो सम है उसका डेटा टाइप यहाँ पे क्या लिखा है, इंट। मतलब ये जो फंक्शन है अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद इंटीजर टाइप की वैल्यू कहाँ पहुँचाएगा, वापस से मेन फंक्शन में। तो यहाँ पर इंट सम फंक्शन का नाम हो गया। वहाँ से हमने A और B की वैल्यू पास की थी, वो A और B की वैल्यू यहाँ पे X और Y के अंदर एक्सेप्ट की जाएगी। इसे फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर A और B की वैल्यू, मेन फंक्शन से हमने A और B की वैल्यू को पास किया था, और ये A और B की वैल्यू वहाँ पर इंटीजर X और इंटीजर Y टाइप के 2 वेरिएबल में जाकर सेव हो जाएगी। अब X और Y दोनों की वैल्यू प्लस हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी Z के अंदर। Z भी क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो जेड की वैल्यू कैसी है, इंटीजर टाइप की है, तो ये वैल्यू रिटर्न होकर वापस से किस में जाके से हो जाएगी, सी के अंदर। मतलब ये जो ब्लॉक है ये ख़त्म होने के बाद जो वैल्यू है वो कहाँ जाके से हो जाएगी, सी के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सम नाम का फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर वैल्यू हमने पास की, फंक्शन कॉलिंग हुई, हम लोग इस फंक्शन पे पहुँचे, इस फंक्शन में टास्क परफॉर्म हुआ, यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हुआ, तो रिटर्न जेड लिखा है, तो ये वैल्यू कहाँ जाके से हो जाएगी, आपका सी के अंदर। तो इस प्रकार से फंक्शन कॉलिंग हो गई। अब इसके बाद हमारा जो कंपाइलर है वो आ जाएगा नेक्स्ट पर, तो यहाँ पे फिर से लिखा है सम। अब सम लिखा है तो इसमें आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। आपने लिख दिया 3,5, तो जैसे ही आपने सम नाम का फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन हमें कहाँ ले जाएगा, वापस से इस फंक्शन के ऊपर। और यहाँ पे इंटीजर सम, यहाँ पे फिर दो वेरिएबल क्या करेंगे, वो जो दो वैल्यू 3 और 5 आई है उसको एक्स और वाई में सेव कर लेंगे, उन दोनों का सम करेंगे, जेड में असाइन कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न टाइप जेड में डालकर उस वैल्यू को कहाँ पहुँचा देंगे, मतलब ये वैल्यू वापस से कहाँ जाके से हो जाएगी, डी के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा जो काम है वो चलता रहेगा और फंक्शन कॉलिंग होती रहेगी। मतलब फंक्शन कॉलिंग से हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि जो 3 लाइन है, अगर ये 3 लाइन में यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर लिखता तो मुझे 3 लाइन यहाँ पे भी लिखना पड़ती और ये 3 लाइन यहाँ पे भी लिखना पड़ती, मतलब टोटल 6 लाइन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ती और मेरा प्रोग्राम लेंथी हो जाता। अगर मान लो जैसे 50 बार लिखना है तो मुझे ज़बरदस्ती 150 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगी, जबकि 3 लाइन लिखकर उस फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर लूँगा तो ज़्यादा ईजी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। ये जिस मेन मेथड से फंक्शन कॉल होता है ये कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, और जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वो कॉल्ड फंक्शंस कहलाता है या कॉल्ड मेथड कहलाती है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 1 सेट टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट फील्ड 1 के ऊपर क्या किया, सेट टेक्स्ट कर दिया सी की वैल्यू को। सी की वैल्यू क्या है, जो कि सम ए और बी से होकर आई थी, मतलब यहाँ से हमारा जो पहला आउटपुट आया था वो सी है, उसको हमने जे टेक्स्ट फील्ड 1 पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन, सी की वैल्यू को हमने प्रिंट किया अगेन, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डी की वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, हमारा वैल्यू जो कि सी और डी के अंदर जाकर सेव हुई थी वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब इंट सम, इंट एक्स, इंट वाई, ये जो अंदर इंट एक्स और इंट वाई है इसको फॉर्मल पैरामीटर्स तो कहा ही जाता है, ये सिग्नेचर ऑफ द मेथड्स कहलाते हैं। और यहाँ पर जो आगे नाम लिखा है सम, ये प्रोटोटाइप कहलाता है। तो आप लोग जब भी प्रोटोटाइप देंगे तो आप लोग इस चीज़ से फैमिलियर रहिए कि प्रोटोटाइप हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग निकले, या जो मेथड आपने बनाई है उस मेथड को वो डिफाइन करता हुआ दिखे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड देयर डेटा टाइप मस्ट बी मैच्ड ड्यूरिंग अ मेथड कॉल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे हम जब मेथड कॉलिंग करते हैं तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स देते हैं, ये वेरिएबल्स जितने नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे दिए गए हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर दिखाई भी देना चाहिए फॉर्मल पैरामीटर्स में। यहाँ पर अगर एक भी वेरिएबल कम है या ज़्यादा है तो वो प्रोग्राम आपको एरर देगा, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ पैकेज। पैकेज क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज। जब हम लोग बहुत सारी क्लासेस बना लेते हैं और बहुत सारी क्लासेस बनाने के बाद जब उनका कलेक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पैकेज कहलाता है। अ जावा a large program can be divided into smaller modules and compiled separately. Such modules are named package. देखिए जावा की जब हम लोग कोडिंग करते हैं, a Java large program can be divided into smaller modules. तो जब हम लोग जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो जावा में बहुत लेंदी प्रोग्राम्स होते हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उनको इतने बड़े प्रोग्राम को एक कंटिन्यूटी के साथ नहीं लिखा जा सकता। उसको हमें क्या करना होता है, छोटे छोटे से मॉड्यूल्स में डिवाइड करना होता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और क्लासेस भी बोलते हैं, और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली कंपाइल्ड कर लेते हैं। सच मॉड्यूल्स आर नेम्ड एज पैकेज। इन मॉड्यूल्स को क्या कहा जाता है, पैकेज कहा जाता है। इस पैकेज में कंटेन वेरियस क्लास डेफिनेशन अंडर द सेम पैकेज नेम एंड स्टोर्ड इन अ फोल्डर। अब
हर एक पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस भी हो सकती हैं, और जब इन क्लासेस को पैकेजेस के अंदर रखा जाता है तो इनकी अलग अलग डेफिनेशंस भी दी जाती है। मतलब यहाँ पे जितनी क्लासेस हम लोग डिफाइन करेंगे, ये क्लासेस की डेफिनेशन हमें देना ज़रूरी होता है। और जब एक जैसी क्लास डेफिनेशन वाली जितनी भी क्लासेस होती है वो सेम पैकेज के अंदर रखकर एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। जावा ऑफर्स सम रेडी टू यूज पैकेजेस एज एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ द प्री रिटर्न क्लासेस लाइक java.applet, java.io, java.lang। जावा के अंदर जैसे यहाँ पे हम लोग पैकेज की बात कर रहे हैं, पैकेज तो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ क्लासेस हो गया। तो जो क्लासेस होती है वो भी दो टाइप की होती है। कुछ क्लासेस जो हम लोग बनाते हैं जिसको यूज़र डिफाइंड क्लासेस कहा जाता है, और कुछ क्लासेस ऐसी होती है जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। और जब जावा हमें प्रोवाइड करता है तो जावा की खुद की एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होती है जहाँ पर प्री रिटर्न क्लासेस होती है जो जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। और इवन जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो हमें उन क्लासेस को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको उन क्लासेस की डेफिनेशन देने की या उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर जो रेडी टू यूज़ पैकेजेस की बात हो रही है या रेडी टू यूज़ क्लासेस की बात हो रही है, वो कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। तो java.applet होता है, एक java.io होता है, io मतलब इनपुट आउटपुट, और java.lang होता है, java.lang मतलब होता है लैंग्वेज, एंड java.net, नेट होता है नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जावा की कुछ प्री डिफाइंड रेडी टू यूज़ पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हमारे टास्क के लिए या हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए। वी कैन राइट आर ऑन पैकेजेस ऑल्सो। हम लोग चाहें तो हम हमारे खुद के पैकेजेस भी लिख सकते हैं, जैसे जावा के अंदर प्री डिफाइंड पैकेजेस पहले से अवेलेबल होते हैं। वी कैन यूज़ अ पैकेज इन अ प्रोग्राम बाय यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट। अब मान लीजिए अगर आपने कोई पैकेज लिखा है या जावा का पहले से लिखा हुआ कोई प्री डिफाइंड पैकेज है, तो आप उस पैकेज को जब अपने प्रोग्राम में लेना चाहते हैं तो आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। इम्पोर्ट जावा x.swing.j ऑप्शन पेन। अब ये जो पैकेज है, ये पैकेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और ये इंपोर्ट करने की जो प्रोसेस होती है ये प्रोग्रामिंग के सबसे ऊपर टॉप पर होती है। मतलब जहाँ से भी आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग पैकेज को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, इंपोर्ट जावा x.swing.j ऑप्शन पेन। ये जो पैकेज है आप लोगों को याद होगा, हमने जे ऑप्शन पेन पढ़ा था जिसमें हमने 3 टाइप के मैसेजेस देखे थे, और वो मैसेजेस डायलॉग के फॉर्म में क्या हो रहे थे, यूज़र के सामने आ रहे थे। तो वो डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें उसकी जो एप्लीकेशंस होती है उसकी कुछ क्लासेस जो होती है वो जावा x.swing.j ऑप्शन पेन के अंदर होती है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें जावा x.swing.j ऑप्शन पेन जो पैकेज है इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। हम लोग जब इसको इंपोर्ट करते हैं तो ही वो डायलॉग जो हम लोगों ने पढ़े थे वो क्रिएट हो पाते हैं। इंपोर्ट माई पैकेज डॉट स्टार। अब देखिए यहाँ पे माई पैकेज ये यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है, यूज़र डिफाइंड पैकेज है, और इसके साथ आगे लिखा है डॉट स्टार। डॉट स्टार का मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए। तो डॉट स्टार का लगाने का फंडा ये होता है कि यहाँ पर सारी फाइलें, अगर सारी क्लासेस आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो डॉट स्टार लगा दीजिए, और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जे ऑप्शन पेन, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें जैसे केवल सीधे सीधे जे ऑप्शन पेन लिख दिया गया है कंपोनेंट का नाम, आप सीधे उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इंपोर्ट माई पैकेज डॉट माई क्लास। यहाँ पर माई पैकेज की सारे क्लासेस को अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्लास है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पैकेज का नाम और साथ में उस क्लास का नाम लिखकर भी आप स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। नोट, java.lang पैकेज इज इंपोर्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। java.lang पैकेज जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो उसमें ये इंपोर्ट हो जाता है, आपको इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ नो इंपोर्ट स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। वही बात जो मैंने भी आपको बोली कि जब भी आप जावा की कोडिंग करेंगे तो java.lang पैकेज क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाएगा, आपको उसको अलग से इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ कंसेप्ट था पैकेज के बारे में।
जिससे हमें ये समझ में आए कि पैकेज होता क्या है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, और ये जो टॉपिक है ये अब शायद अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही हो पाएगा। तो आने वाला जो वीडियो लेक्चर है वो मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस, ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट तो है ही। तो आपको इस टॉपिक को अगर पढ़ना है, समझना है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप थोड़ा वेट करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर आता ही आता है। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, समझा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग इजीली अपने इस टॉपिक को कवर करके अपने 5 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।